अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका मेरा साथ सुबह 11 बजे तक रहेगा। कभी कभार दिल चाहता है कि दिन के साथ भी जिस तरह एक मूवी से पहले ट्रेलर चलता है या टाइटल होता है कि ये किस तरह की ऑडियंस, किस तरह के व्यूअर्स के लिए मौजू कंटेंट है, उसी तरह दिल चाहता है कि दिन से पहले भी इस तरह की कोई वार्निंग या कोई ओपनिंग ज़रूर होनी चाहिए कि आज का दिन आपका अच्छा नहीं गुजरने वाला, आज का दिन आपका सामना बहुत ही मुश्किल तरीन लोगों से होगा, ऐसे लोगों से जो आपकी ज़िंदगी को अजीरन बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा हो सकता है लोग आपके साथ कुछ ना कर रहे हों, लेकिन दिन में कोई इस तरह की फोरकास्ट भी होनी चाहिए कि आज 12 बजे पुरानी यादों का हमला आप पे होने वाला है। ऐसी तल्ख यादें जो आपके लिए उस वक्त को ज़रा मुश्किल बना देंगी। हो सकता है आप इतने डिस्टर्ब हो जाएं कि आपका काम पे, पढ़ाई पे फोकस ख़त्म हो जाए, या फिर हो सकता है शाम 5 बजे आपको कोई ऐसा रिश्तेदार टकरेगा जो आपसे एक ऐसी कड़वी कसीली बात करेगा जिसके बाद आपका कुछ और करने को दिल नहीं चाहेगा। आपका दिल करेगा कि आप पलट कर उनको कोई करारा सा जवाब दें, लेकिन आप वो भी नहीं दे पाएंगे। कितना अच्छा होता ना कि अगर हमारे दिन में इस तरह के हमारे पास अपडेट्स या फोरकास्ट मौजूद होती, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती। हमें पता होता कि अगले मोड़ पर एक हादसा है तो शायद हम उसको अवॉइड कर लेते। लेकिन जनाब, ज़िंदगी इसी तरह की अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस का नाम है। ऐसी सिचुएशंस जो अच्छी नहीं हैं, और जब मेरे ख़्याल में सब लोग साथ में खुश हों, आपको अप्रिशिएट कर रहे हों, आपकी तारीफ़ कर रहे हों, आपको सराह रहे हों और ख़ुद भी ज़रा अच्छे मूड में हों, आपको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे हों अपनी खुशी का, ऐसे मौक़ों पे तो खुश रहना सभी के लिए मुमकिन है। असल आपका चैलेंज तभी होता है जब आप इस तरह के अजीब से सिचुएशन में घिरे हुए हैं। इमेजिन कीजिए कि इट्स लाइक अ थ्रो बॉल मैच और आपके हाथ में बॉल है और आप लोगों को डॉज करते हुए गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपना फोकस बरकरार रखें। You don't let other people ruin your day, which is easier said than done. कितना आसान है ये कहना कि दूसरे लोगों को अपना दिन बर्बाद करने ना दें, अपना स्टेट ऑफ माइंड बर्बाद करने ना दें, लेकिन ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप इन्हीं के साथ रहते हैं। आपके घर में ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में ऐसे लोग हो सकते हैं, और कभी कभार हम जिस तरह कहते हैं कि खुद जाकर भी हम इन मुसीबतों को दावत देते हैं। आज के प्रोग्राम में फोकस करेंगे कि अगर लोग तुले हुए हैं जी आपका दिन ख़राब करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच। कल मैंने शाम में मैंने सोचा कि आज का जो हमारा बिग टॉपिक होगा वो आपके लिए फ्लोट किया जाए, तो मेरी लास्ट ट्वीट और फेसबुक पेज पर मैंने मैसेज छोड़ा कि क्या आप वाकई समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में या करियर में स्ट्रगल करते हैं। एक छाप है जी प्राइवेट इदारों की जो ये तसव्वुर में हमारे लाती है कि यहाँ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, यहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो ज़्यादा अच्छी नेटवर्किंग कर पाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं। तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स के लिए नौकरी हासिल करना कदरे आसान है? ये मैंने आपसे सवाल किया था, इसके ऊपर मुझे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया। अ लॉट ऑफ़ यू हैव रिस्पॉन्डेड। हम इसी चीज़ को आज सुबह 10 बजे कंटिन्यू करेंगे। आप भी हमें बताइएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और ख़ास तौर पर उनके वालिदैन अगर प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इन केस आपके बच्चे वहाँ पे हैं और इस तरह की स्ट्रगल्स का आपसे जिक्र करते हैं, तो हम आपको टिप्स देंगे कि किस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस इदारे से ग्रेजुएट करके आए हैं, आप अपने आप को जॉब मार्केट के लिए एक नायाब रिसोर्स कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, बात कर रहे थे हादसात की, तो आपको ये भी बताते चलें कि बरतानिया में एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ है। इस तरह का पहले भी हो चुका है इंस्टेंसेस, जब मूवी बहुत पहले एक्सोसिस्ट के नाम से आई थी, और इसके अंदर जी एक बच्ची के ऊपर बदरूओं का या बुरे जन्नात का हमला हो जाता है, और उसके बाद किसी ने बड़ा ज़बरदस्त मीम कल से मुझसे शेयर किया था कि अगर आपको लोग खिलौने की तरह ट्रीट करें तो फिर कोई आम खिलौना ना बनिए, एनाबेल बन जाइए। एनाबेल कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसके अंदर कोई शैतानी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, और उसके बाद वो घर वालों के साथ या वो जहाँ मौजूद होती हैं, यानी पाकिस्तानी लोग आते हैं। जिस तरह कीमतें आसमान की तरफ बढ़ी हुई हैं, वो भी किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं है। हम रोज़ ही इस पर बात कर रहे होते हैं कि अचानक से ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है और लोग इससे काफ़ी घबराए घूम रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। आपको बताते चलें कि क्योंकि बकरा ईद अब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीना दूर है हमसे, तो काफ़ी
काफ़ी लोगों ने जो कुर्बानी का जानवर है उसके हवाले से भी बात करना शुरू की है कि महंगाई के इस दौर में हम सुन्नत इब्राहीम को फॉलो करते हुए किस तरह माल मवेशी ख़रीद पाएंगे, कुर्बानी का जानवर ख़रीद पाएंगे। और इससे हवाले से काफ़ी रूमर्स भी आ रही, लोगों ने ये कहा कि जी अब सिर्फ 40,000 तक का जानवर आप ख़रीद सकते हैं, या फिर ये मसला भी हो सकता है कि इस पर भी टैक्सेस लागू कर दिए जाएँ। और लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो रिया का आंसर है वो तो कम होना चाहिए। हम काफ़ी हद तक लोगों में हम ये भी एक रुझान देखते थे पिछले कई सालों से कि लोगों को दिखाने के लिए, खुद नुमाई के लिए बड़े से बड़ा जानवर, या जी आस पड़ोस में किसी ने एक ख़ास किस्म का जानवर अगर ख़रीद लिया है, जोड़ी बकरों की ले ली है या जोड़ी बैलों की ले ली है, तो फिर आपसी मुकाबला शुरू हो जाता था, जी इससे बेहतर जानवर लेके आना है, ज़्यादा तगड़ा हो। बच्चे जो छोटे होते हैं वो अपना कुर्बानी का जानवर गली में घुमाकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि क्या इस पर मज़ीद कोई टैक्सेस लागू हैं, क्या गवर्नमेंट इसके हवाले से कोई पॉलिसी ला रही है। इसकी जो मुकम्मल तरदीद की है चेयरमैन FPR जनाब शब्बर जैदी साहब ने, उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मंडियों का जेवर बन गया। हमारे पास वो क्लिप अभी मौजूद नहीं है, लेकिन शब्बर सैदी साहब ने इसकी मुकम्मल तरदीद की। ये तमाम रूमर्स है, कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगेंगे, कोई मियाद पूरी रखी नहीं गई है। लेकिन देखना ये भी है कि महंगाई के इस दौर में जब हम देखते हैं कि हर चीज़ फ्यूल इफ़ेक्ट होता है, तो इनका मंडी से लाने वाला ट्रांसपोर्टेशन इफ़ेक्ट होता है, चारा इफ़ेक्ट होता है, फिर बेचारे जो मकामी लोग इनको पूरे साल पालते पोसते हैं उनके लिए भी ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। जी आगे बढ़ते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट मैंने ऑनलाइन देखी जिसमें बात की जा रही थी आम ख़वातीन के हवाले से। क्वालिटी कंटेंट क्या है, इस पे हम अक्सर बहस करते रहते हैं और हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि कौन सी बातें आपके सामने लानी चाहिए या नहीं। इसी हवाले से, और क्योंकि अगले महीने अगस्त है, तो मैंने सोचा कि एक सवाल आपके सामने रखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मुहिब्बिल वतन पाकिस्तानी खातून कौन है, तो आपके जहन में किसका नाम आता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल में आज के लिए हमारे लिए बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि हुब्बुल वतनी, नेशनलिज्म, पेट्रियटिज़म, इसका जो हमारे जहनों में इमेज है वो काफ़ी मैस्कुलिन है। हम एक फ़ौजी जवान जो कि ज़ाहिर सी बात है अपनी जान हथेली पे रख के सरहदों पे पाकिस्तानी अफवाज की और पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करता है, हम उसका इमेज जहन में लेके आते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करते हैं, हम उनका इमेज लेके आते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेहनत कश, ये तमाम ही इमेजेस हमारे जहनों में एक मर्द के, एक आदमी के, एक मैस्कुलिन इमेज है। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में सबसे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी खातून कौन है। इसका मुझे जवाब आप ट्विटर पे दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आज आपको ये भी बताते चलें कि 92वीं बरसी है जी फातिमा जिन्ना की। ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तहरीक की, शाना बशाना कायदे आज़म की हमशीरा ने उनके साथ काम किया। और जी जनाब, ऐसे मेरे ख़्याल में तमाम ही ख़वातीन और मर्द और तमाम ऐसे अफराद जो अपने ख़यालात पे, अपने थॉट्स एंड वैल्यूज़ पे इतना यकीन रखते हैं कि उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी तमाम तर जो एफ़र्ट्स हैं उनको वक्फ़ कर दें, ऐसे ही लोग इंशाल्लाह तारीख़ में अपना नाम रकम करके जाते हैं। और फातिमा जिन्ना का नाम हम कभी नहीं भुला सकते। ऑफ़ कोर्स शी इज़ द मादरे मिल्लत भी हैं और ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल हैं। अब जी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन जब हम वापस आएंगे हेडलाइंस को भी कवर करेंगे और एक दफ़ा फिर आपको कि आज का बिग टॉपिक है जी गवर्नमेंट एजुकेशन, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए बच्चे वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। किन के लिए करियर के मौके, ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के मौके ज़्यादा बेहतर होते हैं, इस पर बात होगी जी आज 10 बजे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मेरा शो आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ज़रा बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। हलचल हम देख रहे हैं सियासी मंजरनामे पे भी। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर अवॉइडेड टू स्पीक अबाउट द वीडियो का जो फॉरेंसिक अब प्रोब चल रहा है उसके हवाले से, बट दैट सीम्स टू बी द बिगेस्ट न्यूज़। इसके अलावा जो टॉप स्टोरीज़ है उस पर नज़र डालते हैं इन आज इन फोकस।
जी जनाब, तो हम ये देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है। इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि अपोजिशन इस बात पे बारहा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रही कि कई दफ़ा जब एहतसाब के अमल की बात की जाती थी तो इसका क्रेडिट बाकायदा PTI की हुकूमत खुद लेना चाहती थी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस वक्त इदारों का तकद्दुस एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाना शुरू किया गया और इसी पे ये जवाज़ अपोजिशन के पास आया कि शायद ये इंतकामी कार्रवाई है। आज हम ये देखते हैं कि अपोजिशन ने खुसूसन मरियम नवाज साहिबा ने डायरेक्टली इसको इस पे एक रिएक्शन देते हुए, इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए अपने पास जो शवाहिद मौजूद हैं, जो सबूत मौजूद हैं, एक वीडियो की शक्ल में उसको आवाम से शेयर किया और कहा कि देखिए किस तरह का प्रेशर अदलिया पे और जजेस पे था। इसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि नहीं जी, इदारों को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा, अदलिया को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए, इसमें हुकूमत को फ़रीक ना बनाएं। ये जो डिवीज़न हुई है ये मेरे ख्याल में बहुत ही खुशाइन है। पाकिस्तान में हर इदारे का अपना एक तकद्दुस है, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जुदा जुदा हैं। ये बातें हमें पता होनी चाहिए, वेयर द बाउंड्री नीड्स टू बी देयर। लेकिन इसी हवाले से अब ये जो प्रोब का मामला है, हुकूमत ने जो तशवीश का इजहार किया है और फिर उसके बाद तफ्तीश का एक ऑर्डर भी दिया है कि इसका एक फॉरेंसिक प्रोब होना चाहिए। इसी हवाले से हमने अस्मा वदूद साहिबा को, जो कि तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, मच यहाँ पे मौजूद होने के लिए। कल भी मैंने इसी हवाले से गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम में। आप क्या समझती हैं कि इस फॉरेंसिक प्रोब का मुस्लिम लीग नून को कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि जब भी वो बड़े बुलंद और बांग दावे करते हैं कि उनके पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, दे हैव मोस्ट ऑफन फॉलन फ्लैट ऑन द फेस और अदलिया ने उसको किसी खाते में नहीं रखा और वो यानी साबित भी नहीं हुए वहाँ पे। इस वक्त जब एक अटैक डायरेक्टली अदलिया पे किया गया है, आप क्या समझती हैं कि नून लीग को इसका कितना नुकसान हो सकता है? जी, मुझे तो ये एक बहुत डेस्परेट कॉल नज़र आई है जी। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उन्होंने ली है और अगर इसमें कोई भी एम्बिग्विटी ऐसी है जो फोरेंसिक में सामने आ सकती है तो इससे मरियम नवाज को और नून लीग को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गए, आपने एक स्टैंड ले लिया, ऑलरेडी आप के हवाले से कुछ सवालात लोगों के जहन में है, उन्होंने टेबल किए रखे हैं आपके सामने करप्शन के, जिनके आप कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाते। आप अपनी एक्सप्लेनेशन में अपनी खुद को डिफेंड करने के लिए आप कुछ डायरेक्टली उन सवालात को एड्रेस नहीं करते। आप इधर उधर से कुछ ऐसे डेविएशंस हासिल करने की कोशिश करते हैं जिससे वो मामला डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जब आप ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप खुद को आहिस्ता आहिस्ता एक बंद गड्डी की तरफ ले जा रहे होते हैं। ये डेस्परेट कॉल, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, एग्रेसिव एक अप्रोच, ये भी मरियम नवाज को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मुझे ये बताइएगा रिपोर्ट जी, अस्मा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि रिपोर्ट में अगर कोई बात उनके क्लेम की तरदीद करती है तो उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। मरियम ने ना सिर्फ एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस लिया है बल्कि ये भी इशारा दिया है कि उनके पास मज़ीद शवाहिद भी मौजूद हैं, मज़ीद और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी बड़ी सोची समझी हिकमत अमली है कॉन्फ्रंटेशन की। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे तो PTI के साथ कोई डायरेक्टली रिलेशन इस वीडियो का नजर नहीं आता जी। PTI के शोल्डर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, इसको जरूर आप कह सकते हैं कि है। आप देखिए, ना ये केस उनके जमाने में स्टार्ट हुआ, ना ये वीडियो की आक्रंस फिलहाल जो हमें समझ आ रही है उसका कोई डायरेक्टली PTI से ताल्लुक बनता है। उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हैं कि मुझ पे प्रेशर डाला गया कि ये इसका फैसला मेरिट पे करें। तो ये बहुत सी चीज़ें जो जिससे मैं इसको कुछ डायरेक्टली PTI के हवाले से लिंक नहीं कर सकती, लेकिन PTI के पास ये अपॉर्चुनिटी है। उनकी जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, कन्फ्रंटेशन जो उन्हें मिल रही है जी, उसको वो एक बॉक्स में निप करके रख सकते हैं अगर ये फोरेंसिक और इससे इस डिवाइड एंड रूल की भी अस्मा यहाँ पे एक पॉलिसी देखी जा सकती है। बिकॉज अगर फोरेंसिक प्रोब में हम देखते हैं कि अगेंस्ट आती है मरियम नवाज साहिबा के या फिर PMLN के इस क्लेम को वीकन करती है, तो बहरहाल बाकी अपोजिशन जमातें भी इनसे दूरी बनाने पे मजबूर हो जाएंगी।
सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे, कि एक बड़ा चेंज ओवर जो हमने देखा है, लेकिन एक तरह से उसका दोबारा इशारा भी दिया गया। वज़ीर आज़म साहब ने कल अपनी स्टेटमेंट में कहा कि अदलिया को इस वीडियो का नोटिस लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी, एहतसाब मुकम्मल होगा। जब वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो लोगों को लगता है, और खुसूसन ऑपोजिशन इसको ऐसे पोर्ट्रे करती है, कि ये इदारे अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि वज़ीर आज़म बखुद अपनी ज़ाती हैसियत में इस एजेंडा को ड्राइव कर रहे हैं, जो कि फिर वो एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की स्टेटमेंट से क्या आपको लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट ऑपोजिशन के साथ होगा या पीटीआई के साथ होगा? देखिए जी, ये हम पार्टीज के हवाले से तो मैं यही एक बहुत ही हमारे यहाँ ट्रेजेडी है कि हमारी पार्टी इंडिविजुअल सेंट्रिक है जी। हम लोगों के हवाले के से ही पार्टीज को जानते हैं, और पार्टीज भी अपने लीडरशिप पे अपनी जान निसार करने के लिए तैयार है, इर्रिस्पेक्टिव कि उनसे क्या सवालात पूछे जा रहे हैं या क्या चीज़ें हैं जिनकी उनको जवाब देना चाहिए। देखिए जी, पार्टीज किसी मुश्किल में नहीं आएंगी जी, लेकिन जो लोग जो कि सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं, उनसे अगर सवाल किया जाता है तो उन्हें जवाबात देने चाहिए। बिल्कुल। बाकी ये है कि क्रॉस बोर्ड होना चाहिए, इसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हमारे सिस्टम की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी उसमें इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसका स्कोप इतना वाइड नहीं है कि हम बहुत सी चीजें इकट्ठी स्टार्ट कर सकें, लेकिन इसको क्रॉस बोर्ड होना चाहिए। पार्टीज को अपने लीडर्स की डूइंग से और उनकी अकाउंटेबिलिटी से डिटैच करना चाहिए। पार्टीज मुश्किलात में नहीं आएंगी, लेकिन अगर किसी के हवाले से कोई सवालात ऐसे हैं that needs to be answered, लेकिन अच्छा अपनी जो पब्लिक फॉलोइंग है, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, एक नरम गोशा रखते हैं, उन्हीं से तो अपील करेंगे ये लीडर्स जब वो खुद अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। आपसे यहाँ मैं एक और सवाल करना चाह रही हूँ कि जिस तरह के कहा जा रहा है, पहले इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे, यानी जितने वो लोग जो इस वक्त केसेस की हेयरिंग्स में मुलव्वस हैं या वो गिरफ्तार हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से भी कहा कि उनको पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहिए बिकॉज अभी उन पे इल्जामात हैं या वो सजाएं भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ ये बताइएगा कि अब इनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज से भी शायद रोकने की बात की जा रही है कि जो अवामी राब्ते हैं, जलसे जुलूस है, इनसे भी इनको रोका जाएगा। क्या आप समझती हैं कि इससे एक पब्लिक सेंटिमेंट ऑपोजिशन की तरफ टिल्ट करेगा? देखिए जी, इन दोनों पार्टीज ने बहुत अरसे से अपने आप को अपने वर्कर्स से इतना डिटैच करके रखा है कि अब जब इन्हें अपने वर्कर्स की और अपने लोगों की और मैन मसल पावर की ज़रूरत है तो अब वो उन्हें नहीं मिल रही। देखिए जी, बेनज़ीर साहिबा की शहादत के वक्त आपने किसी पीपल पार्टी के लीडर ने कहा था कि निकलो और अपने गम का इज़हार सड़कों पे करो? जियाली की नेचर ऐसी है कि वो कर गुजरता है और फिर लीडर्स उसे पैसिफाई करते हैं। सही। इसी तरीके से नवाज शरीफ भी जब कहता था कि मैंने कहीं जलसा करना है तो वहाँ एक सैलाब होता था लोगों का। सही। जिस तरीके से इन्होंने अपने वर्कर से खुद को डिटैच किया है, अब इन्हें स्ट्रीट पावर की और लोगों की जरूरत है तो इन्हें अब वो नहीं मिल रही। सही। ये इनकी अपनी डूइंग है, ये अपना करना है जो इन्हें अपने अब इनके सामने नजर आ रहा है। बाकी मैं आपको, जैसे वो कह रहे हैं ना कि हमें कवरेज नहीं दी गई, हमारे रास्ते रोके गए, मुझे तो ये बात बहुत फनी लग रही है। आप एक दिन पहले तमाम चैनल्स पे बैठ के एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल इदारे को डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं और पूरी दुनिया में वो टेलीकास्ट होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर दूसरी तरफ आप ये गिला करते हैं कि मैं एक जलसे के लिए जा रही थी और मुझे रुकावटें बीच में डाली गई। ये दोनों बातें आपस में रिलेट नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ऐसा ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार है, कोई सोची समझी हिकमत अमली नहीं है। दे ट्राई टू से कि हमने बहुत सोच विचार करके एक कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि दे आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्व्स। और ख़ास तौर पर जब पूरी दुनिया में ये इमेज जाता है कि 3 बार वज़ीर आज़म रहे हुए जो पॉलिटिकल पार्टी है, यानी दे हैव बिन इन द पावर, दे अंडरस्टैंड दीज मैटर्स, और वो खुद आके अपने मुल्क के इदारों को, अदलिया को सैबोटाज करें, उनको एक इस अंदाज में पेश करें कि पूरी दुनिया हम पे सवाल उठाए, दैट इज़ डेफिनेटली अ बैड पॉलिटिकल मूव। जनाब, इस वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा टॉपिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर्सेस प्राइवेट एजुकेशन, इस पर बात करेंगे। आपके ट्वीट्स, आपके मैसेजेस और आपके फेसबुक पे जो पैगाम आते हैं उसको भी इंक्लूड करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर अभी अभी मौसूल हुई है। पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ मारूफ अदाकारा ज़हीन तायरा साहिबा जो पिछले 2 हफ़्ते से अलील थीं और खान हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थीं, वो उनके बारे में ख़बर आई है कि वो इंतकाल कर गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यकीनन उनको बहुत ही अच्छे अंदाज़ में याद रखा जाएगा। उनकी जो खिदमात फ़न के हवाले से रही हैं, ख़ुसूसन ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। आपको बताते चलें कि बिल्कुल आगाज़ से ही वो पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान रेडियो से मुंसलिक रहीं। खुदा की बस्ती से उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और इसके लिए उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। हमारे कराची ब्यूरो चीफ रफ़त सईद साहब लाइन पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़त साहब। रफ़त साहब, अभी अभी जो ये ख़बर आई है ज़हीन तायरा साहिबा के हवाले से, इसकी कुछ डिटेल्स हमें प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारी हम अपडेट्स इसमें कर रहे थे। लोगों ने पहले भी ये अफवाह थी कि शायद उनका इंतकाल पहले हो चुका है, फिर कल हम सुन रहे थे कि उनको रिलीज़ करके घर भेज दिया गया था और उनकी तबीयत कदरे बेहतर थी। ये अभी जो अचानक ख़बर आई है, इसके बारे में कुछ तफसीलात हमें बताइए। देखें, ये जो इत्तला पहले भी इस किस्म की आई थी, लेकिन अब तो अभी बहरोज अखबारी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ज़हीन तायरा का इंतकाल हो गया है और वो तकरीबन 1 महीने से कराची के निजी अस्पताल में दाखिल थी। आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला थी, खासी सूरत खराब थी, उसके साथ ब्लड प्रेशर है और दीगर साथ चीजें। किडनी ने भी उनके काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टरों ने बहुत ही और ये 700 से ज़ायद ड्रामों में उन्होंने अदाकारी के जोहर दिखाया और एक पूरी वो गुजरी है। देखते देखते उनके ड्रामों की सीरीज और बला की पाई की अदाकारा थी वो, और उनको हर सतह पे सराहा गया, कई अवार्ड उन्हें मिले। लिहाजा एक अफसोसनाक रफ़त साहब, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री एक्टिंग का एक बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा है, एक अहद है जो ख़त्म हुआ है। और यकीनन जब ऐसा होता है तो हमारे अपने बचपन की पुरानी बहुत सारी यादें आ जाती हैं और इनसे वाबस्ता भी होती हैं। आपका इत्तेफाक हुआ कभी ज़हीन तायरा साहिबा से मुलाकात करने का या उनसे कभी इंटरव्यू करने का? उनका सबसे मशहूर किरदार तो खुदा की बस्ती में था और आर्ट काउंसिल में उनसे जो बरह रास्त मेरी जो उनसे इस तरह की नहीं थी, लेकिन आर्ट काउंसिल में उनसे मुलाकात जरूर हुई थी और वो हर एक से अपनाइयत से मिलती थी। ऐसा लगता था कि बहुत पुरानी वाकिफ है उनकी, बहुत पहले से उन्हें जानती है, चाहे आप पहली बार ही मुलाकात कर रहे हो तो कभी उनमें इस किस्म की चीज नहीं थी। तो ये याद रखा जाएगा, एक सुनहरा दौर था उनका ड्रामों का। जो पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे जिस जमाने में आया करते थे उसमें उनके कई मशहूर ड्रामे, सबसे ज्यादा मुझे तो याद खुदा की बस्ती है उनका ड्रामा। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़त साहब हमारे साथ मौजूद होने का। बहरोज सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद है, मशहूर अदाकार। अस्सलाम वालेकुम बहरोज साहब। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ये अफसोसनाक खबर बहरोज अंकल हमें मिली है ज़हीन आपा के हवाले से, कुछ कहना चाहेंगे? यकीनन इस वक्त जज्बात हमारा साथ नहीं दे रहे, लेकिन आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। ये तो अल्लाह ताला की इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम सब ने वापस लौटना है और वक्त मुकर्रर है, लेकिन किसी को पता नहीं सिवाय रब के जी कि कब किसने लौटना है। तो ज़हीन आपा से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। सिद्रा मित्रा में इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 45 इयर्स। खुदा की बस्ती एक सीरियल था, उसमें भी मेरी माँ बनी थी ये, और अभी एक सीरियल चल रहा है ARY पे बर्फी लड्डू के नाम से जी, उसमें भी मेरी माँ थी और सारी जिंदगी माँ की तरह रही है। मैं उनसे मजाक भी करता रहा हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, काजी वाजिद साहब की डेथ हुई थी अभी 2 बरस पहले, तो वो बहुत संजीदा और रंजीदा थी कि भाई काजी चला गया, क्योंकि वो साथी थे सारे अपने ये जो सारे कॉलीग्स होते हैं जिन्होंने एक अहद इतना वक्त साथ गुजारा होता है। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि बुशरा अंसारी साहिबा अभी 2 रोज़ कबल एक तकरीब हुई जिसमें हम देखते हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री के लोगों को सराहा, उनके काम को सराहा जाता है, तो उसमें भी उन्होंने यही शिकवा किया कि बहुत बड़े बड़े नाम, जो जाहिर सी बात है एक इंडस्ट्री हमारी छोटी सी है, सबको मिलकर आगे साथ रहना चाहिए, उनको एक दूसरे को एक्नॉलेज करना चाहिए, लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। आप क्या समझते हैं कि वो अपनाइयत जो हमेशा से हम कहते रहे हैं कि इस इंडस्ट्री का एक तरह से शिवा रही है, वो अब कम होती चली जा रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कम होती चली है, लेकिन बट इट्स अ वेरी रिजिड वर्ल्ड। हम अभी अफसोस कर रहे हैं, अभी कोई बड़ी खबर आएगी तो ज़हीन आपा की डेथ की खबर बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये आप समझती हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी। और इसी तरह ये सब। और मैं अभी इतवार को सिद्रा उनके पास था दोपहर 2 बजे से, और एक
घंटा भी नहीं बैठा उनके पास, अफसोस हो रहा है। तो मुझे अभी मेरी वाइफ कह रही थी कि आप तस्वीर ही खींच लेते उनके साथ। मैंने कहा मुझे थोड़ी पता था। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का, और अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। यकीनन एक अहद पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को आज अपने ख़िताम को पहुंचता है। ज़हीन ताहिरा साहिबा ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, 700 से ज़्यादा ड्रामों में काम किया, और यकीनन उन्होंने एक जो छाप अपनी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में और अपने जो चाहने वालों के दिलों पर छोड़ी है, वो उनकी याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। जिस तरह के हमने कहा कि बात करेंगे ज़िंदगी के मामला पे, एजुकेशन, प्रोफेशन, किस तरह उसको लेके चलते हैं, और क्या उसमें गवर्नमेंट एजुकेशन आपको किसी तरह हेल्प करती है या आपके लिए शायद मुश्किलात आगे पैदा करती है। ये जो हमने अपने जहनों में मुआजना करना शुरू कर दिया, ये सवाल जी मैंने अपने ट्विटर पे और फेसबुक पेज पे किया, तो हमारे पास जो लोगों ने इसके ऊपर बात की है वो हम आपको दिखाते हैं। ज़रा ट्वीट्स शेयर कीजिए जी, और मुझे भी बताते जाएँ कि कौन कौन सी ट्वीट हम शेयर कर रहे हैं। हमारे पास मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊँ जी, हमारे पास आमिर ज़हूर सरगना की ट्वीट आई। उन्होंने कहा द नेम ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आजकल एक ब्रांड की तरह है, और इसकी वजह से उनको प्लस पॉइंट मिल जाता है जब रिक्रूटमेंट की बात आती है। आगे जी, सबा बट की हमारे पास आई एक ट्वीट। उन्होंने कहा कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड इज़ द सेम, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि मार्केट कनेक्टिविटी, लोगों से जो राब्ते हैं वो शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बेहतर कर पाती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अली नवाज की हमारे पास ट्वीट आई। उन्होंने कहा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कम है, और प्राइवेट एजुकेशन की तरह उसको भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, और ये जॉब प्लेसमेंट्स में ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट होता है। फिर लास्टली हमारे पास हारिस अली की एक ट्वीट आई है, वो भी इंक्लूड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फ्यू टॉप एलीट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आर लिटिल बेटर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान वेयर डिग्रीज आर नॉट सोल्ड एट लीस्ट, बट नो गाइडेंस फॉर students of skill development whatsoever. Students have to do it on their own. यानी उनका कहना है कि अगर आप competitiveness देखें, अगर ये बंद कर दिया जाए तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपनी ही बात दोबारा रिपीट हो रही है। हारिस ने ये कहा कि जी कंपेटिटिव सबसे ज़्यादा होती है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप उसमें देखें सीट्स कम होती हैं और एक बहुत बड़ा मजमा स्टूडेंट्स का कम्पीट करता है मेरिट की बेसिस में वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो वो जाहिर सी बात है होनहार स्टूडेंट्स होते हैं, मेहनत ज़रूर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की, करियर काउंसलिंग की कमी होती है, और उनको ऐसा लगता है कि शायद प्राइवेट इदारों में डिग्रीज़ बिकती हैं। मेरे ख्याल में ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स तो हो सकती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुआजना रहेगा। हमारे पास सब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आएंगे, इस पर हमारे पास पब्लिक ओपिनियंस भी हैं, आपकी कॉल्स भी हैं, और हमारा पैनल भी होगा। तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन हासिल करने से आपको कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? हमें बताइएगा एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, क्या तालीम सिर्फ़ और सिर्फ आला तालीम इसलिए हासिल की जाती है कि हमें नौकरी के हुसूल में आसानी हो? क्या हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ करियर में आगे बढ़ना है? और अगर ऐसा है तो फिर जिस यूनिवर्सिटी से आप ये आला तालीम हासिल करते हैं उसका गवर्नमेंट होना, प्राइवेट होना मैटर करता है। और ये जो हमारे जहनों में परसेप्शन है, एक इम्प्रेशन है कि जी फ़लानी डिसिप्लिन अगर आपने पढ़ना है, जैसे इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है, तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाइए या प्राइवेट में जाइए, उससे आपको एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होगा? कई लोग ये समझते हैं कि जिस तरह की पूरी दुनिया में होता है, हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ सब्सिडाइज्ड हायर एजुकेशन देती हैं। इसलिए भी सबसे पहले जब आपके पास वो पहली कदगन आती है कि जी 200 सीट्स हैं एक गवर्नमेंट इदारे में और उसके लिए 5000 10,000 लोग कम्पीट करते हैं मेरिट बेसिस में अंदर जाने के लिए, तो उनकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि ना सिर्फ वो आला तालीम हासिल कर सकें, बल्कि ऐसे रेट्स पे या ऐसी इन्वेस्टमेंट के साथ उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो उनके ख़ानदान पे, उनकी फैमिलीज़ पे ना पड़े। और जब वो वहाँ से थक हार जाते हैं या किसी वजह से उनका एडमिशन नहीं होता, तो फिर उसी डिसिप्लिन की वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं जहाँ पे कोशिश करते हैं कि जी उनको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन इसके बियॉन्ड आपके क्या एडवांटेजेस हैं? कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने पिछले 50 सालों में, 20 सालों में अपनी वो साख पैदा कर ली है कि अब उनके ग्रेजुएट्स को ज़्यादा ज़हीन माना जाता है, उनको हाथों हाथ लिया जाता है जॉब्स मार्केट में, और इसके लिए उन्होंने एक नहीं कई स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। उन्होंने थ्रू आउट द टाइम, अगर बच्चा 4 साल एक स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है तो उसका आखिरी साल उसको पुश किया जाता है कि वो इंटर्नशिप भी करे, ऐसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करे जिसमें जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उसकी यूनिवर्सिटी में आए। फिर यही यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉयमेंट
फेयर्स भी करती हैं जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के HR डिपार्टमेंट्स को इन्वाइट किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स को ये गाइड कर सकें कि वो किस किस्म की स्किल को ढूंढ रहे हैं। अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अगर हम बिज़नेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उनका क़याम ही बिज़नेस हाउसेस ने या फिर ऐसे लोगों ने किया है जो कि ख़ुद अपने आप में बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो ये वो एडवांटेजेस हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के क़याम से लेके अब तक देख सकते हैं, बल्कि कई जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बुनियाद क़याम पाकिस्तान से भी पहले रखी गई, तो उनकी जो साख है वो इंटैक्ट है। हमने जब लोगों से इसके हवाले से सवाल कल किया था, कुछ और ट्वीट्स में आपसे शेयर करना चाहूँगी। हमजा हारून कहते हैं जी, येस फॉर ग्रेजुएट्स ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट बिकॉज द एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस इज देयर। ठीक है जी। हसी जोखियो कहते हैं, आई थिंक टैलेंट मेक्स इट वे आउट ऑफ एनीवेयर, यू विल फाइंड टैलेंट इन पब्लिक स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स। तो इनका कहना है कि जी अगर आप खुद आप में एक मेरिट और आप में टैलेंट मौजूद है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं। राजा साकिब साहब ने भी यही कहना है, डजंट मेक अ डिफरेंस टू गेट एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जॉब का ताल्लुक किस्मत से है। अब जी इसमें किस्मत वाला एंगल भी आ गया, उस पर भी बात करेंगे। जैस्मिन कहती हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज द मेन रीज़न वाई गवर्नमेंट स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टीज इन गेटिंग जॉब्स एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हों। कॉन्फिडेंस देती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पा रही हैं। तो ये उन्होंने कहा कि इंटरपर्सनल स्किल्स में ये मिसिंग है। इसके अलावा जी यही सवाल हमने आवाम से भी किया, पब्लिक ओपिनियन भी लिया, हमारी कैमरा टीम निकली, उन्होंने क्या कहा आइए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग तो कर ली है लेकिन बहुत मुश्किल से जॉब मिल रही है। मेरिट बेस पे भी हो जाती, जिन लोगों को मिल रही है उनको मेरिट बेस पे नहीं मिल रही है। इस वक्त का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा यही चल रहा है। हमें ना सिखाया जाता है ना कुछ किया जाता है, बस तोता बना दिया जाता है। वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस पे ले जाते हैं कि आपको बेसिक सिखाते हैं कि एग्जैक्टली हमें बिजनेस करना कैसे है। बच्चों को एजुकेशन ही सही नहीं मिलेगी, उनके अंदर टैलेंट ही नहीं होगा तो वो कैसे ऊपर आएंगे। जितनी भी मतलब हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो आपके सामने क्या हाल हुआ हुआ उन लोगों का, बदतरीन हाल हुआ हुआ है। ना कोई टीचर्स का कोई वो है, मतलब बिल्कुल आप समझ लें कि फ्री में पढ़ना है तो फिर ऐसे ही पढ़ना होगा, फ्री में ही हो गया ना। अब आप पैसे देके पढ़ोगे तो कुछ अच्छी जगह में पढ़ोगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जो बनस्बत ये कि प्राइवेट में कंपटीशन बहुत है। अब गवर्नमेंट में इतना कंपटीशन भी नहीं है। प्राइवेट स्टूडेंट में पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होती। मेन चीज़ तो ये मसला है ना, अगर वो पढ़े लिखे होंगे, सही काम करेंगे तो उनको क्यों नहीं मिलेगी जॉब। महंगी दुकान फीके पकवान, लेकिन आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि जहाँ ज़्यादा पैसे आपने दिए हैं तो परसेप्चुअली आपको लगता है कि वैल्यू फॉर मनी वहाँ पे मौजूद है, और फिर जाहिर सी बात है बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, ये वो चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को रिझाती हैं। लेकिन क्या वाकई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का इतना बुरा हाल है? इस थ्योरी को ज़रा टेस्ट करेंगे और आपकी भी राय इसमें लेंगे। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और मेरे पास आज एक बहुत ही हैवी ड्यूटी पैनल मौजूद है इस सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे खुशामदीद कहना चाहेंगे वाइस चांसलर ऑफ द कराची यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर खालिद इराकी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब फॉर बीइंग है। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं, करियर काउंसलर हैं, पहले भी हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा ले चुके हैं, जनाब डॉक्टर कमर। थैंक यू कमर साहब फॉर बीइंग है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर गुल जहरा जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, काउंसलर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुल फॉर बीइंग है। सबसे पहले अगर खालिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी, उसके आप वाइस चांसलर हैं। एक तारीख़ है और यकीनन आज भी उसकी जो अपनी एक जामे जगह है वो अपनी जगह मौजूद है। इंटरनेशनली कराची यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अभी जो आप ये ओपिनियन लोगों के सुन रहे थे, इसको फाइट करने के लिए या इसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? पहली बात तो ये राय गलत है कि गवर्नमेंट सेक्टर से जो तालिब इल्म निकलते हैं जी, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी का ताल्लुक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से है। सही। पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। वो जॉब अपॉर्चुनिटी तमाम के लिए मौजूद होती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग। फिर जब हम कंपेयर करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी तादाद और जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के उनके ग्रेजुएट्स की तादाद को ज़रूर देखना चाहिए। डिपेंड करता है कि हम प्रोग्राम किस हद तक इंडस्ट्री से लिंक करते हैं, हमारे प्रोग्राम किस हद तक जो बिज़नेस कम्युनिटी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं। इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में 56 डिपार्टमेंट्स हैं
उनमें से तकरीबन मैं आपको बता सकता हूँ कि 20 डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट मोर देन 90% है, लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मेसी, इंग्लिश डिपार्टमेंट, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सो एंड सो फोर्थ। तो ये कहना कि जी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। ये जो आपने यहाँ पे फिगर्स हमसे शेयर किए डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि 56 डिपार्टमेंट्स हैं जी कराची यूनिवर्सिटीज़ में, कम से कम 19 रिसर्च जी और 19 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, और कम से कम 20 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएट्स, जिनके डिसिप्लिन इतने इन डिमांड हैं कि उनके ग्रेजुएट्स को हाथों हाथ लिया जाता है। 90% से ज़्यादा वहाँ के ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट फौरी तौर पर मिल जाती है। लेकिन जो बकाया जो डिपार्टमेंट्स हैं, और इसको पुश फर्दर करने के लिए कि ये लोगों की जो गलतफहमी है वो भी दूर हो, राय उनकी करेक्ट हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी कुछ स्टेप्स ले रही है। जी, पहली बात तो पूरी दुनिया के अंदर सोशल साइंसेज के ऊपर बहुत एम्फेसिस है। सही। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम सोशल साइंसेज के ऊपर वर्क नहीं कर रहे, उस पर गवर्नमेंट की भी स्पेंडिंग नहीं है। जब तक आप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते फिर आप बेहतर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सही। तो मार्केट में हमने जॉब अपॉर्चुनिटी किन के लिए क्रिएट की हुई है? क्या सोशल साइंसेज के लोगों के बैकग्राउंड के हमने जॉब के रिक्वायरमेंट रखी है, नहीं रखी है? मिसाल है फिलॉसफी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सोशियोलॉजी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अच्छा, हमारी गुफ्तगू थोड़ी मुख्तलिफ सिमत में निकल जाएगी, लेकिन आपकी बात में बहुत वजन है कि इसमें पॉलिसी मेकर्स का भी एक कलीदी किरदार होता है कि वो किन डिसिप्लिन्स को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए मज़ीद इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कमर, ये जो आम तासुर है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि उनको बनाया ही, उनके क़याम में ही कोई बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप क्योंकि शामिल होता है, वो दे आर इन दी बिजनेस ऑफ हायर एजुकेशन। और कहा यह जाता है कि वो जिस किस्म की क्रीम को, एलीट्स को, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो स्टूडेंट्स भी काफ़ी वेल कनेक्टेड होते हैं, तो फिर उनका वहाँ से ग्रेजुएट करके नौकरी हासिल कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या ये तासुर सही है? नहीं, एग्जैक्टली ये बात प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है। एंड सेकंड, चूँकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक वन ऑफ द मेजर जो इंटेंट होता है उसको रन करने का, वो एक प्रॉफिटेबिलिटी होता है, उसको रन करना होता है, उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं कि बच्चों में जो इमेज बने, स्टूडेंट्स में जो यूनिवर्सिटी का इमेज बने, वो पॉजिटिव रहे कि भाई हमने अगर वहाँ से डिग्री ले ली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो हमें एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पे हमें एक्सेप्ट किया जाएगा। तो वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन, वो इस इमेज बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने यहाँ करियर मैनेजमेंट, करियर डेवलपमेंट सेंटर्स बनाते हैं। और बाकायदा उनके जो सेंटर्स होते हैं वो तमाम इंडस्ट्री से वेल कनेक्टेड होते हैं, उनके लोग यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट स्पीकर्स रेगुलर आते रहते हैं, ताकि बच्चों में और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो लिजॉन है वो बहुत इफेक्टिव होता है। और डॉक्टर साहब, हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट इदारे ऐसे हैं जिनका नाम बहुत अच्छी साख है, लेकिन अगर उनके नंबर्स की तरफ देखा जाए, जब से उनका क़याम हुआ है और आज तक, यानी अगर उनको 20 साल 30 साल हो चुके हैं, तो उनके बहुत बड़ी तादाद में ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। यानी वो तो एक लैंडिंग कार्ड है डॉक्टर गुल के दे विल ग्रेजुएट, अब इसके बाद बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बाहर ढूंढी, अपने कॉलेज का नाम इस्तेमाल किया और उसके बाद अगली फ्लाइट से बाहर। ऐसा भी हम देख रहे हैं। हाँ, ऐसा भी देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एज अ नेशन शायद हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करने की आदत ही हो गई है। अभी आपने जो कुछ इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए थे उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सेइंग नेगेटिव स्टफ ऑल द टाइम। आई एम अफ्रेड ऐसा नहीं है। मैंने अच्छा, ट्विटर पर मुझे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें मिली, लोगों ने कहा कि नहीं, आई एम वेरी प्राउड, हम आज जो भी हैं, हम अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बल्कि खिराज तहसीन पेश करते हैं अपने असातिज़ा को जिन्होंने हाथ पकड़ के हमें यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, मैंने भी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से ही मास्टर किया था। मुझे आज तक जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कभी भी जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ा। मेरा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ भी नहीं था, मास्टर्स पूरा भी नहीं हुआ था और मुझे जॉब मिल गई थी, ऑफर हो गई। और मैं मॉर्निंग में पढ़ती थी, इवनिंग में साथ साथ जॉब कर रही थी। उसके बाद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और फिर ट्रेनिंग्स में आई डिड गो अब्रॉड फॉर माई स्टडीज़, ठीक है, लेकिन जो मेरी फाउंडेशन बनी थी वो बेसिकली पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से ही बनी थी। तो ऐसा नहीं है, ये शायद वो अच्छा, मुश्किलात आप मुझे बताएं कि क्या होती हैं जो आजकल का 2019 का जो स्टूडेंट है
वो काफ़ी मरूब हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। अगर आप आपकी कैंटीन में एयर कंडीशनिंग है, अगर आपके पॉइंट्स बड़े रौनक वाला इलाका है, लाइट्स अच्छी लगी हुई हैं, बोर्ड्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, क्या ये चीज़ें भी वो इंप्रेशन को मजीद? उसमें सिद्रा देखिए ये चीज़ है कि जो बच्चा ओ लेवल्स ए लेवल्स करके आया है, ऑलरेडी एक एलीट स्कूल्स में पढ़ के आया है, जब वो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा तो उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। इस पॉइंट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। वीसी साहब हमारे पास मौजूद हैं। वो जो शौक लगता है जो प्राइवेट इदारों में, अगर आपने स्कूलिंग और आपकी अर्ली कॉलेज अगर आपने वहाँ पे किया, उसके बाद जब आप कराची यूनिवर्सिटी जाते हैं तो कई लोग कहते हैं ना कि जी हम वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। हम यहाँ उन स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जो मेरिट की बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और फिर 6 महीने बाद या 2 सेमेस्टर्स के बाद वो कहते हैं नहीं जी आई वांट टू मूव टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ये इंप्रेशन काफ़ी हद तक गलत है। वीसी साहब इसकी अभी यही तरदीद कर रहे थे कि 20 से ज़ायद ऐसे डिपार्टमेंट सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जिनके बच्चों को, जिनके ग्रेजुएट्स को हाथों हाथ लिया जाता है। 90% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन हाँ, जो चीज़ मानने वाली है, शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं और जिसकी वजह से एक एज हमें ज़रूर नज़र आता है यकीनी तौर पर। साहब आपसे पूछना चाहूँगी, जो अभी हम बात कर रहे थे, एक आम तासुर ये है एंड इट कुड बी अ वेरी ओवर जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट कि कहते हैं जी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में क्लासेस में टीचर्स मौजूद नहीं होते, पंक्चुअलिटी का ख्याल नहीं होता। और इसमें काफ़ी हद तक जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे उसकी भी बात है कि आपका स्कूलिंग सिस्टम में बच्चे को आपने बड़ा अच्छा डिसिप्लिन किया कि सुबह 8 बजे उठ के स्कूल जाता है। बीच में जब वो इंटर करता है तो आपने जैसे कहा कि जी कुछ लोग तो सिर्फ 2 दफ़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, एक दफ़ा एडमिशन करने के लिए, दूसरी दफ़ा एडमिट कार्ड लेने के लिए। तो फिर ये जहाँ वहाँ पे उनका भी डिसिप्लिन ख़राब हो गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे, टीचर भी मौजूद नहीं है, स्टूडेंट भी मौजूद नहीं है, तो फिर पढ़ाई का हाल तो ख़राब होना। मैं कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से कह सकता हूँ कि मैं नहीं समझता कि हमारे क्लासेस के अंदर पंक्चुअलिटी का इशू है। बिकॉज इसको हम रेगुलरली मॉनिटर भी करते हैं और हमारे उस्ताद कमिटेड हैं एजुकेशन के हवाले से। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो भी तो हम चेयरपर्सन के साथ, फैकल्टी डीन के साथ उन चीज़ों को ज़रूर मॉनिटर करते हैं। एक चीज़ पे लोग एतराज़ बड़ा करते हैं, जो आपके यहाँ एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? वीसी साहब, अगर एक बच्चा अच्छी परसेंटेज लेके इंटर में या मैट्रिक में आ रहा है, उसके बाद दोबारा और फिर उस पर हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि इतनी गर्मी में टेंट में बिठाया हुआ है और सहूलतें नहीं हैं, क्यों लेते हैं आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट? अच्छा, ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लेती, सब लेते हैं। हमारे बराबर में NAD यूनिवर्सिटी है, वो भी लेती। इवन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसकी बुनियादी वजह जो बोर्ड्स, मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, उनकी पासिंग परसेंटेज और मार्किंग के स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं। पहली बात ये। फिर मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर कंप्लेन आती है कि एग्जामिनेशन में चीटिंग बहुत होती है। अक्सर मीडिया पे भी बैठे हुए हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर बाकायदा प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से चीटिंग हो रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट से हम जो मेरिट के बच्चे हैं उनके साथ हम इंसाफ कर पाते, बिल्कुल सही, ताकि वो अपनी सही क्वालिफिकेशन, अपनी चीज़ों को साबित कर सकें। गुल, ज़रा वापस आ जाते हैं पॉकेट के ऊपर। यानी अभी जो पेरेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जहाँ पे बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें एक ग्रेटर सिलेक्शन ऑफ पीपल आती है, कोई एलीट क्लास नहीं है, कोई लो क्लास नहीं है, मेरिट की बेसिस पे आप वहाँ पहुँच रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी पे। कई बच्चे कहते हैं हम एडजस्ट नहीं कर पाते, पेरेंट्स से बाकायदा जिद करते हैं कि हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्त वहाँ जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं इस बारे में ये कहूँगी कि जिसको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, उसको चाहे आप चटाई वाले स्कूल में भी एडमिट करवा दें, वो हो जाएगा। जिसको कंप्लेन करनी है सारी ज़िंदगी, उसको आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा लें, वो कंप्लेन ही करता रहेगा। मैंने चूँकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कराची की तकरीबन सारी ही मैं पढ़ा चुकी हूँ,
तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि जो स्टूडेंट्स कंप्लेन करने वाले थे उन्होंने प्राइवेट अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी आके कंप्लेन किया। अब उनको ये कंप्लेन थी कि हमारे कजन्स बाहर पढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ लोकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो एक शुक्र अदा करें कि आप प्राइवेट इतनी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। There are lots of people who can't even afford this. जो हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ पे भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिगड़े हुए बच्चे आपने, बिगड़े हुए स्टूडेंट ज़्यादा कहाँ पे देखे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। यानी जिनका अपना एथिक या डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन खराब हो, जिस पे आपको लगता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। शायद मुझे ऐसा लगा बिगड़ा हुआ की जगह, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं लफ्ज़ यूज़ इस्तेमाल करूँगी, एटीट्यूड प्रॉब्लम जो मुझे ज़्यादा नज़र आई। हाँ, एटीट्यूड प्रॉब्लम जो नज़र आई वो प्राइवेट में ज़्यादा नज़र आई। अच्छा, गवर्नमेंट में मुझे लगा कि बेचारे निस्बतन डरे सहमे से, वो तो अपनी अंदर की जंग लड़ते हुए इंस्टीट्यूट आते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स ज़माने की माशरे की तमाम तलखियों का सामना करते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि आपके पास रिसोर्सेज या वसाइल नहीं है, आपको पता है आपने 3 बसेस बदलनी है, अगर आपको नई किताब लेनी है तो शायद उसके पैसे नहीं, यानी एक जो जनरल हमारे यहाँ इश्यूज हैं उनको करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा प्रिविलेज स्टूडेंट को देखते हैं तो वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। Exactly, ऐसा ही है, और उसके लिए चीज़ें निस्बतन ज़्यादा आसान भी हैं। सही। एक शख्स जो खुद 3 बसेस बदल कर आ रहा है और जो अपनी गाड़ी में आराम से कंफर्टेबली आ रहा है यूनिवर्सिटी में, उसमें फ़र्क होगा। और फिर दूसरी बात आपने खुद भी कही कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हर टीचर को सेमेस्टर में 1 मरतबा लाजिम है कि वो गेस्ट स्पीकर सेशन ज़रूर अरेंज करें। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी ऑब्लिगेशन है, तो स्टूडेंट को चांस ही नहीं मिलता इंडस्ट्री के साथ लिंक करने का। दे डोंट गेट टू सी एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो फ्लेवर मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, एंड इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग बाय द वे। अगर आप एक गेस्ट स्पीकर बुला रहे हैं इवन इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, व्हाट डज इट कॉस्ट? नथिंग। सो लेकिन इनिशिएटिव की बात होगी। यहाँ पे जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ऑफन इन्विटेशन आती है फ्रॉम स्टूडेंट सोसाइटीज़ या फैकल्टी मेम्बर्स के वो आएँ, मैं जाऊँ वहाँ पे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बच्चों से बात करूँ, स्टूडेंट से बात करूँ। मुझे एक फ़र्क जो वाज़े नज़र आता है, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि इंटरपर्सनल स्किल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको इतना ग्रूम ज़रूर कर देती हैं कि आपने जब गेस्ट स्पीकर को कॉन्टैक्ट करना है तो आप बात कैसे करें। एट टाइम्स मुझे वो एक फ़र्क नज़र आता है, बट वी गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट देयर। डॉक्टर कमर, आप क्या कहेंगे कि पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे अब तो जी नए रूल्स लागू होने वाले, अगर साल भर में आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस 2 लाख से ज़्यादा है तो FBI आपको प्रोब करेगी और आपसे पूछेगी ये पैसे कहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से अब दोबारा पेरेंट्स कहेंगे कि एक तो नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कहा जाएगा कि अपनी फ़ीस कम करें, दूसरी तरफ ये होगा कि शायद पेरेंट्स भी प्रेफर करेंगे, जो कई करते भी हैं, कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बच्चा पढ़ ले। हाँ, एग्जैक्टली, यानी जिस तरह हमारे मुल्क में ओवरऑल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पे भी प्रेशर है कि वो अपने मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से उसको मैच करने की कोशिश करें। तो उससे एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिसाइड्स यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री लिंकेज, वो ये है कि हम देखें, करियर सक्सेस इज़ इनसाइड आउट जर्नी जी, है ना। इंसान के अंदर जस्तुजू, जैसे भी मैडम ने कहा कि ये एक जिसने कामयाब होना होता है वो दरी में पढ़ के भी कामयाब हो जाता है। अच्छा, ये जो इग्निशन है, ये जो करंट है, ये कहीं से भी बच्चे को मिल सकता है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज़ पेरेंट्स, कि घर में अगर उसको ये करंट मिल जाए तो उसके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन अगर घर में उसको ये करंट नहीं मिल सका है कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं टू सर्च फॉर योर टैलेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी उस कनेक्शन में आ रही हैं इंशाल्लाह, और आती जा रही हैं, आना पड़ेगा उनको। अच्छा, कईयों ने अभी थोड़ा सा इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी देखेंगे। वीसी साहब से एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आके ज़रूर जानेंगे कि जो हमारी 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबाई मौजू बना दिया है, सूबाई एरिया बना दिया है एजुकेशन का, क्या इससे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, अगर हम सिर्फ सिंध की सूबे की या कराची की बात कर लें, इससे फ़ायदा हुआ है आज 10 साल के बाद, या इसके कुछ नुकसानात भी
मुरतब हुए हैं। दूसरी एक बड़ी अहम बात कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ कभी भी मुनाफे में नहीं होती हैं, यानी 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आईवी लीग्स की अगर हम बात करें, ये या तो अपना मुनाफा दोबारा अपने स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं, उनको मेरिट प्लस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स दे के, या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट्स में होता है। हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कोई पुरसाने हाल नहीं है कि इतने बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट इदारे जो इतना मुनाफा कमा रहे हैं, क्या उन पे भी कोई प्रोब होगा या नहीं। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट जंक्शन ये है अब हमारे प्रोग्राम का, इस डिस्कशन का, क्योंकि अब यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में जी यूनिवर्सिटीज़ कभी भी मुनाफा बख्श काम नहीं होती। वो या तो अपने रिसर्च में दोबारा इन्वेस्ट करती हैं, लोगों को स्कॉलरशिप्स देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ हायर एजुकेशन, तो हमने देखा कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इसमें आ गए हैं। सवालिया निशान है कि ये कहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं। हम देखते हैं कि 1000 गज के घर को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है, वो डिग्री पे डिग्री देती है, फिर पता चलता है वो डिग्री है, तो एक अच्छे बड़े इंसान का प्रोफेशन, उसका करियर खत्म हो जाता है। एचईसी की मॉनिटरिंग पे भी यहाँ पे सवाल उठाएंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें लूप होल कहाँ कहाँ मौजूद हैं। इसी साहब, आप क्या कहेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मॉनिटरिंग में फ्लॉ है? हर चीज़ का आजकल प्रोब चल रहा है, तो इनके पास पैसा, कौन सा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, फिर ये कितना मुनाफा कमा रहे हैं, क्या ये बुक्स अपनी शेयर भी करते हैं अपने फाइनेंशियल्स? एचईसी की मॉनिटरिंग पॉलिसी है जिसके तहत वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बोथ को मॉनिटर करते हैं। सही। पर जैसे आपने तवज्जो दिलाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल 15 साल में बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मशरूम ग्रोथ हुई है। सही। जिसके वजह से मैं समझता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया और बच्चों के साथ भी जाती है। तो एचईसी की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और ऐसे तालीमी इदारों को खोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जो कि उन बेसिक स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करते। पीसी साहब, इसके लिए पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करेंगे? अगर वो किसी, यानी मिसाल के तौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पे जाएं, खुद जाके एचईसी से वेरीफाई करें, उसकी वेबसाइट पे देखें, क्या करना चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड? मेरे ख्याल से पेरेंट्स को और बच्चों को वेबसाइट सर्च करनी चाहिए जो एचईसी की वेबसाइट मौजूद है, जिसके अंदर बाकायदा तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कौन से तालीमी इदारे एचईसी रिकग्नाइज करती है और कौन से तालीमी इदारे एचईसी के रिकग्नाइज लिस्ट में नहीं मौजूद है। तो ख़ास तौर पे पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चे उस लेवल पे नहीं होते हैं कि वो इस बारे में फ़ैसला कर सकें। सही। तो उसको तवज्जो के साथ बच्चों को, अगर बेहतर तालीमी इदारों में हमने बच्चों को दाखिला दिया तो मैं समझता हूँ वो बेहतर करेंगे। अभी एक रेफरेंस था प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये कहना कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, मुनासिब बात नहीं है। मैं कराची यूनिवर्सिटी की मिसाल दे सकता हूँ। हमारे यहाँ सालाना 45,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, जिनमें से हम सिर्फ 7,400 बच्चों को दाखिला दे सकते हैं। तो इसके मायने ये हैं कि अभी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड है। एब्सोल्युटली। अच्छा, डिमांड तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो हमारे तो यूनिवर्सिटीज़ और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफ़ी है हमारे लिए। लेकिन गुल एंड डॉक्टर कमर, आपको भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट जस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर, हम वहाँ के कल्चर और एथोस की भी बात कर रहे हैं। हमारे आए दिन हम इस तरह के बयानात भी सुनते हैं कि एक रिलीजियोसिटी, एक मॉब मेंटालिटी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशंस में पेनिट्रेट कर गई है। वहाँ पे हमलावर हो जाते हैं, कई दफ़ा लोग अटैक कर देते हैं, एक लड़का और लड़की, अगर स्टूडेंट्स दो साथ बैठे हैं तब एक मॉब आ जाता है, स्ट्राइक्स होती हैं। स्टूडेंट यूनियंस हालांकि हमारे यहाँ मना है यूनिवर्सिटीज़ में, फिर भी उसका एक कल्चर और मिलिटेंसी भी देखी जाती है। डॉक्टर कमर, ये वो चीज़ें हैं जिससे भागकर बंदा कहता है कि नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेहतर है। आपके कमेंट्स इस पर? नहीं, एग्जैक्टली, यानी ये इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो ये चीज़, ये वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स कि हमें मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। क्योंकि अगर हम जितना बच्चों को एकेडमिक फोकस रखेंगे और वो उसी सूरत में होगा कि उनको हम पर्पस से कनेक्ट करें। सही।
सिर्फ एजुकेशन को अगर आप पर्पस से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो यही सब चीज़ें होती रहेंगी। तो उनको हम एकेडमिया को हम जब इंडस्ट्री से कनेक्ट कर देंगे, नॉट ओनली नेशनल लेवल पे, हम इंटरनेशनल, यानी अगर आप नस जाएं इस्लामाबाद में तो वहाँ सारे मल्टीनेशनल्स बैठे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट है वहाँ पे, एप्पल हैं। तो अगर हम हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री से कनेक्ट कर दें, नॉट ओनली अच्छा, ये प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स है, एक मल्टीट्यूड है। अगर आप को करिकुलर सरगर्मियों में बीच पार्टीज करते हैं, पिकनिक बच्चों की अनाउंस करते हैं, ड्रामेटिक्स होते हैं, तब उस पर लोगों का एतराज़ आता है गुल। दूसरी तरफ अगर आप जी ड्रेस कोड यूनिवर्सिटी अगर कह देती है कि जी लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, आपका दुपट्टा लेना लाजमी है, तो उस पर एतराज़ आता है कि जी हमें डिक्टेट ना करें। तो यूनिवर्सिटी करे तो क्या करे? यूनिवर्सिटीज़ को जिन कामों में फोकस करना चाहिए ना तो उस पर फोकस करे। अब इन चीज़ों के ऊपर दिमाग लड़ाने की बजाय कि बच्चों ने जीन्स पहन के क्यों आ गए और ये क्यों, जो काम है आप उस पे फोकस कीजिए। लाइक आई टेल यू, लेकिन पेरेंट्स एतराज करते हैं ना। आप मुझे बताएं, को एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आपकी कोशिश होती है कि कैंटीन अलग अलग कर दें, कॉमन एरियाज अलग कर दें, कैमरे लगा दें, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जो ये ड्रेस कोड वाली मैंने बात की कि आप ग्रूमिंग का तो हिस्सा है। अगर आप ये लड़कों को भी कहें कि जी खुली चप्पलें पहन के ना आए, आपको बंद जूते पहनने, जॉगर्स पहनने, एक ड्रेस कोड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये कहना कि जी वेस्टर्न ये नहीं होना चाहिए, आप आपका दुपट्टा लेना लाजमी है, फलाना है, ये आप समझती है सही? अगर हम इन चक्रों में पड़े ना सिद्रा, तो देयर इज नो एंड टू इट। लाइक आई सेड कि जो आपका काम है उस पर फोकस कीजिए। हम अभी फॉर एग्जांपल HSC की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ मुझे ग्रेजुएशन करने के 10 साल बाद पता चली कि भाई मैं तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के बाद अब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा ही नहीं सकती। अच्छा, क्यों? बिकॉज आई एम अ सेकेंड डिविजनर and I got to know that if you get second division in your masters you can not teach in a university। ये क्या है? या तो ये, अच्छा बाय द वे मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी, तो हमारे यहाँ तो फर्स्ट डिवीजन आती ही शाज़ो नादिर है। मेरी क्लास में देयर वाज नो फर्स्ट डिवीजन, जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी उस लड़की की भी सेकंड डिवीजन थी। यानी सोशल साइंसेज और लिबरल साइंसेज हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर लिबरल आर्ट्स हैं, उसके अंदर आप नहीं कर सकते। लैंग्वेजेस में बहुत मुश्किल से आती है ना, इंग्लिश में बहुत मुश्किल से। लाइक आई सेड कि हमारे यहाँ देयर वाज नो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन, हमारे यहाँ सेकंड क्लास फर्स्ट पोजीशन, यू नो, जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी पूरी डिपार्टमें में, उसकी भी सेकंड डिवीजन। ये एक अपने आप में पूरा एक मौजू है जिसको हम जरूर बात करना चाहेंगे कि असातिज़ा के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनके एक तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। HSC का मुझे शुरू में याद है कि जिस वक्त उन्होंने इसका क़याम किया एंड दे वांटेड टू सेट द रूल्स, उन्होंने कहा जितने नंबर ऑफ PhDs एक इदारे में होने चाहिए उतने तो पूरे पाकिस्तान में नहीं थे। अगर आप रुकते उसके ऊपर तो इसका क्या मतलब है? आप यूनिवर्सिटीज़ का क़याम रोक दें। यू हैड टू फिल दैट गैप। तभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में भी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक एक टर्म इसको इंट्रोड्यूस की गई कि जिन लोगों का एक्चुअल तजुर्बा उस फील्ड में शायद 10 साल 20 साल हो, उनको आप बतौर असातिज़ा इंक्लूड कर सकें। बट देन अगेन आज हमने बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग टच किया। बहुत बहुत शुक्रिया गुले ज़हरा, डॉक्टर कमर एंड डॉक्टर खालिद फॉर बीइंग हियर विद अस। ज़रूर इस बात पे गौर कीजिए कि तालीम का असल फोकस क्या है। क्या अगर आप मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि कोई ऐसी डिग्री बता दीजिए जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप हो, एंड आई फील कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि स्कोप यूनिवर्सिटी या डिग्री या डिसिप्लिन का नहीं होता, स्कोप एक फ़र्द का होता है, एक उसकी अपनी सलाहियतों का होता है। तो अगर आप अपने आप को ग्रूम करेंगे आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। बट दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी वांटेड यू टू हैव, और इसके बारे में ज़रा सोचिएगा ज़रूर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए एंड डू वॉच एंड गिव मी योर फीडबैक अबाउट आज पाकिस्तान। टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।